न्यूज इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। आज पाकिस्तान में एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चलता रहा तो दूसरी जानिब मुतनाज़ा आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत जारी रही। STO के इजलास पर दुनिया की नज़रें लगी थीं और आईनी तरमीम पर पाकिस्तानियों की। STO पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले आईनी तरमीम जिनके हवाले से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला की कसीर तादाद ही वसवसों का शिकार नहीं बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी फिक्रमंद हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये आईनी पैकेज जो है हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान की जो पुरानी सियासी इस्टेब्लिशमेंट है महदूद सियासी मकासद के लिए ला रही है। PTI के रहनुमा असद कैसर साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने असल आईनी मसवदा जो है वो छुपाया हुआ है। बकौल असद कैसर साहब पुराना मसवदा जो है अभी तक बरकरार है, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। ये जो आईनी पैकेज लेके आ रहे हैं और हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक जो है ना, जो ओरिजिनल मसवदा है उसको छुपाए रखा गया है और बुनियादी इंसानी हकूक को मजूद स्क्वीज करना, उसको मजीद जो है ना कम करना आइन के तहत, उस पर पूरा काम हो रहा है। यकीनन ये सवाल अहम है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक को कम और आला अदलिया को जेर दस्त तो नहीं बनाया जा रहा। क्या इन तरमीम के बाद जिनके खदोखाल आज भी अवाम के सामने नहीं, हमारी आला अदलिया को आज़ाद व खुद मुख्तार अदलिया कहा जा सकेगा? क्या इन तरमीम के बाद हुकूमत जैसे चाहे मनमानी कर सकेगी, जब चाहे इंतखाबात करवाए, जिसे चाहे इंतखाबात से बाहर रखे, बुनियादी इंसानी हकूक के साथ जैसे चाहे खेले, और अगर फैसले मर्जी के मुताबिक ना हो तो कानून ही तब्दील करवा दे? सवालात बेशुमार हैं और कौम जवाबों की मुंतज़िर है। दिलचस्प बात यह है कि आईनी तरमीम एक नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए करवाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी आज भी मुकम्मल नहीं, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले ये तरमीम कराने के लिए जो है बज़ेदरी काम हर सूरत में 25 अक्टूबर से पहले होना है। इसीलिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल यानी कि बरोज़ जुमेरात जो है वो तलब कर लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगले 48 घंटों में आईनी तरमीम जो है मंजूर हो जाने का इम्कान है, अगर सारी चीज़ें हुकूमत की मर्ज़ी से होती हैं। गुज़िश्ता शब जो है मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान जो है मुलाकात हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जी दोनों जमातों के कायदीन आईनी तरमीम के मसवदे पर बड़ी हद तक मुत्तफ़िक हो गए हैं। मौलाना ने आज नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर ली है। देखना ये कि मौलाना किस हद तक हुकूमत के मौजूदा आईनी पैकेज को तब्दील करवा पाते हैं या फिर वो जरदारी और शरीफ ख़ानदान के तिलस्म का शिकार हो जाते हैं। वैसे आज पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ। तहरीक इंसाफ इस कमेटी का बॉयकॉट का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इस सवाल का जवाब मिलना हनोज बाकी है कि कौन सी तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफाक हुआ है। क्या आईनी अदालत कायम होगी या सुप्रीम कोर्ट में ही एक जो है आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, जो कि JUI का मुतालबा है। सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह या फिर सीनियर जजेस के पैनल में से किसी एक जज को जो है मुंतखब किया जाएगा? और एक बड़ा सवाल ये, पैनल में से चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है उसका इख्तियार किसके पास होगा? अगर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो तो ये जमात अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद हुकूमत को चैलेंज नहीं दे पा रही जिसकी इससे तवक्को की जा रही थी। हुकूमत ने SCO इजलास से पहले या उसके दौरान PTI के हवाले से किसी लचक का मुजाहरा नहीं किया। हत्ता कि इमरान खान से पसंद के डॉक्टरों से मुलाकात का जो एक मामूली सा मुतालबा था उसे भी मानने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि PTI के बहुत से पुरजोश कारकुन अपनी मौजूदा क़यादत की सियासी फरासत और हिकमत अमली पर खुल्लम खुल्ला जो है तनकीद करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वो 17 अक्टूबर को एहतजाज का मैदान जो है PTI सजा पाएगी या नहीं? PTI के पास बजाय रास्ते महदूद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी अवामी एहतजाजी मुहिम में तसलसल बरकरार रखने में नाकाम है। यानी कि पाकिस्तानी सियासत में सवाल ही सवाल हैं। इनमें से कुछ के जवाब हासिल करने की आज हम कोशिश करते हैं ऐसी शख्सियत से जिसकी हमदर्दियाँ अपनी जगह, लेकिन वो किसी सियासी पार्टी की बाकायदा जो है वो रुकन नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान जनाब मोहतरम फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का जो है इजलास बुला लिया गया, क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में आ गई, उसके अहदत पूरे हो गए कि वो आईनी तरमीम को मंजूर करवा सके? आमिर साहब, असल में अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त तक तो मामला काफी कंफ्यूजन में है, क्योंकि रात को जो मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान की और बिलावल साहब की, उस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जो चीज़ें भी आई, उनसे ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि मौलाना फजल रहमान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड पे एग्री हुए हैं या नहीं हुए। जो उनके करीबी जराए हैं और जो मौलाना ने खुद भी बात की है,
उससे तो ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तक तो जो है वो मौलाना राजी हैं, लेकिन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर उनकी इत्तफाक राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा आईनी आप कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें कि अगर मतलब अगर आप हुकूमत के नुक्ते नजर से देखें तो एक ऐसी आईनी तरमीम जिसमें ना को मिलिट्री कोर्ट शामिल है, ना आर्टिकल 8 शामिल है, और अब अगर उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी शामिल नहीं है तो फिर इसमें कितनी बड़ा इंटरेस्ट रह जाता है। बट ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट का और हुकूमत का जो इंटरेस्ट है इसमें वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं MNA को उठाया गया, आपने अख्तर मेगल साहब की ट्वीट देख ली, आपने डॉक्टर दत्ता का मैसेज देख लिया, प्रयाज फतियाना साहब का देख लिया, बाकी लोगों के साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, अपने हमारे मुबीन जट गुजरांवाला से और सारे लोग जो हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेंडमेंट्स जो थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली जो एक समझिए कि टुथलेस अमेंडमेंट्स हैं, अगर वो ही करनी थी तो फिर उसके लिए इतने बड़ा जो एक बदनामी है तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? लगाने की क्या जरूरत थी? और अगर वो मौलाना की मर्जी के बगैर फिर क्या आप ला सकते हैं अमेंडमेंट्स? उसमें देखें दो मसले हैं। एक तो ये कि नंबर नहीं है, फिर नंबर बड़ा वाइड हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो इसके से ज्यादा शायद पार्लियामेंट के अंदर से ज्यादा पार्लियामेंट के बाहर अगर वकील मौलाना और PTI इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर देखें जो एक माहौल है बाहर वो इस कदर ज्यादा आई वुड से कि चार्ज हो जाएगा कि हुकूमत नहीं फिर उसको संभाल सकती। सो हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को रोंद के अमेंडमेंट्स लाना, तरमीम लाना भी एक मैं समझता हूँ काफी मुश्किल काम है। सो आई एम कंफ्यूज्ड कि ये क्या चल रहा है। नहीं, अब सिर्फ आप ही कंफ्यूज नहीं, मेरे ख्याल में पूरा मीडिया कंफ्यूज है, पूरा मुल्क जो है कंफ्यूज है कि ये आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी क्यों है, क्या है, अभी तक पर्दा राज में है, उस पर बात नहीं हो रही है। अच्छा, सिर्फ आपने तो ये बात की कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी या कोर्ट होगी, और यकीनन जो मौलाना के ज़राए तो यही बता रहे हैं कि जी बेंच पर उनका जो है इसरार है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है कि क्या जो है जब अदालत ये कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस का तकर्री कैसे होगी, ये भी एक सवाल है। सीनियरिटी की बुनियाद पर होगी, 3 जजेस में से चुना जाएगा, अगर चुना जाएगा 3 जजेस में से तो कौन अपॉइंट करेगा? आपके ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर भी इत्तेफाक राय मुमकिन है मौलाना से कि इस पर भी फासले हैं? ये भी एक किस्म की बड़ी बेतुकी सी अमेंडमेंट है। देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली 1999 के बाद से ये पाकिस्तान के अंदर मसला हल हो गया था कि नंबर 1 ही जो है वो चीफ जस्टिस होगा, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इत्तेफाक राय था जिससे एक सियासत खत्म हो गई थी जजेस के अंदर, और कोशिशें कि मैं बन जाऊं वो खत्म हो गई थी। एक उससे दोबारा ये बहाल हो जाती है, फिर प्राइम मिनिस्टर को प्रेरोगेटिव देना कि वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करे, वो एक गलत बात है जो नहीं होना चाहिए। सो ये तो वो चीज है जो कि एक्चुअली 99 से अब तक 25 साल हो गए हैं, वो ये बिल्कुल एक फर्म हो गया था मामला, और इसको दोबारा छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब ये दूसरा एस्पेक्ट अगर आप इसको डिफेक्टो एस्पेक्ट इसका देखें कि हुकूमत चाह रही है जी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना हो, मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस ना हो, तो याहिया अफरीदी साहब कैसे मुख्तलिफ हैं इससे? एक रात को एक दोस्त थे जो बड़े मशहूर सहाफ़ी भी हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि देखो वो चाहते ये हैं कि एक ऐसा शख्स चीफ जस्टिस हो और निज़ाम ऐसा हो कि हमें सरप्राइज ना मिले और हमारी वल्नरेबिलिटी ना हो और हमें पता हो कि फैसले क्या आ रहे हैं। तो देखिए, याहिया अफरीदी साहब के साथ भी ये गारंटी करना कि फैसले कैसे आएंगे और वो उनको बता के करेंगे, ये उनकी शोहरत नहीं है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मैं मंसूर अली शाह साहब को तो मैं जाहिर है कि लाहौर से हैं तो बहुत पुराना जानता हूँ, लेकिन मैं याहिया अफरीदी साहब को नहीं जानता, मुनीब अख्तर साहब को नहीं जानता। लेकिन इनकी भी शोहरत ये नहीं है कि ये कोई हुकूमत को बता के फैसले करेंगे, और ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, एक दो के अलावा, उनकी यही शोहरत है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आप 3 का कर देंगे तो सिवाय इसके एक फ्यूचर में एक गन डालने के इस वक्त उसका भी क्या फायदा होगा। और तीसरी जो इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट क्या इसमें ये सवाल है कि जो जज रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस,
उनसे इस किस्म की तवक्कुआत और कोई ऐसी राह निकाली जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सरबराही कर सकें या जो कोर्ट बन रही है उसकी सरबराही कर सकें? वो प्रोविजन वो तो हो सकता अगर है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो तभी है ना। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने जिसमें एज 67 या 68 करे तो फिर तो जाहिर है फाइज ईसा साहब के लिए पूरी नई कोर्ट बनाना चाह रहे थे। तो अगर फजलुर रहमान साहब अब सब देखे ना, दो बातें हैं ना। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को रोंद के आपने ये तरमीम लानी है या उनको साथ रख के लानी है। अगर आपने साथ रख के लानी है उनके तो फिर जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाइल्यूट होगी और डाइल्यूट होती है तो फिर उसका एस्टैब्लिशमेंट को फायदा क्या? अरे बड़ा बड़ा मंतकी सवाल आपने किया, मगर मेरे एक और सवाल है कि अगर बिलफर्ज मौलाना राम हो भी गए और वो कहते हैं जरदारी साहब के शहर में आ गए और वो शरीफ ख़ानदान के शहर में आ जाते हैं, तब भी ज़ाहिर है कि पीटीआई मंजूर नहीं कर रही है, जो आपके हमारी वकला बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद है उसको मंजूर नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी मुतनाज़ा तरमीम मुल्क में इस्तेकाम ला पाएंगी? चलती आपको लगेगा कि चल पाएंगी आगे चलकर? नहीं, इस्तेकाम का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता ना। देखिए ना, इस्तेकाम तो जुड़ा हुआ है इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम करने से। वो जब तक आप तस्लीम नहीं करते मुल्क में सियासी इस्तेकाम तो देखिए नहीं आ सकता। सीधी बात है, मुल्क की मेजॉरिटी तो इमरान खान के साथ है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। जाली इलेक्शन हुए हैं जिसकी वजह से जो लेजिटिमेसी क्राइसिस है इस हुकूमत का वो बहुत बड़ा है। सो ये कहना कि कोई वो इससे कोई इस्तेकाम आ जाएगा, ये तो खैर बिल्कुल ही नहीं। इसके नतीजे में तो एक्चुअली अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, क्योंकि अब पीटीआई के साथ लॉयर्स जुड़ जाएंगे। और अगर मंसूर अली शाह साहब को भी बाईपास किया जाता है तो लॉयर मूवमेंट तो चलनी ही चलनी है। लॉयर्स मूवमेंट हो जाएगी, पीटीआई की होगी। और जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर फजलुर रहमान साहब को रोंदा गया तो वो भी फिर इधर होंगे। तो आप इतनी बड़ी स्ट्रीट फोर्स को कैसे संभालेंगे? ठीक है, इसमें शायद महीने, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, बट देन इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। दुरुस्त। अच्छा, इसमें इसमें अगर आप ये बात करें कि आपने इमरान खान का तस्करा किया, तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसी आपको हिकमत अमली नजर आई? मौलाना के घर के चक्कर बहुत लगाए, क्या इन्होंने वो जो चौमुखी लड़ाई लड़नी थी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, कहते हैं अलायंसेस बनाने की, लोगों को जोड़ने की, ये उसमें मौसर रही है पीटीआई की क़यादत? पीटीआई की तो सियासत है ही कोई नहीं ना। देखिए ना, वो तो बच्चों के हाथ आई हुई है। वहां पे 2 घंटे में एक पॉलिसी होती है, 2 घंटे बाद दूसरी है। पहले कहा कि जी फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस में हम नहीं जा रहे तो हमारा बाइकआउट है, अगले दिन जाके अमेंडमेंट थी उसमें बैठ गए। फिर शाम को कहते हैं एहतजाज करें, फिर रात को एहतजाज कैंसिल हो जाते हैं, सुबह फिर बहाल हो जाता है। तो ये तो एक समझिए कि एक बच्चों के हाथ आया हुआ खेल है, जो कि वो कहते हैं ना, दीदा बीना ना हुआ, खेल बच्चों का हुआ, दीदा बीना ना हुआ। तो वो आपने बच्चों की बात की तो मासूमियत भी कह सकते हैं ना कि मासूमियत है पीटीआई की क़यादत की, लेकिन पब्लिक सपोर्ट है। लेकिन ये मासूमियत जो है इनको ले डूबेगी या मैदान बेड़ा पार कराएगी? क्या लग रहा है आपको? मासूमियत के भी नंबर होते हैं जी। नहीं, ले डूबी है। अब देखिए ना, पीटीआई का कोई लिहाज शर्म ही नहीं रह गया। आते जाते आपने आज सुना डॉक्टर जरका की जो वीडियो आई है, जो लोग आए हैं, कोई साथ खड़ा नहीं होता सिवाय सोशल मीडिया के ऊपर बातें करने के अलावा। और कोई ऐसा तंजीम नहीं है कि जो बात कर सके, रोक सके। हिकमत अमली नहीं है और बहुत ही छोटे कद के लोग जो हैं वो बड़े ओहदों पे हैं, जिनको समझ ही नहीं है कि क्या बात करनी है। कोई कह रहा है कि जी वो देखिए, अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने कौन जाएगा? ये तो वर्कर्स का काम है गिरफ्तार होना, लीडर्स का काम तो नहीं है गिरफ्तार होना। तो इसके बाद जो सेनेट के हमारे लीडर साहब हैं वो तो नजर ही नहीं आते, वो तो पता नहीं है किधर। जो जाहिर है चीफ मिनिस्टर के ऊपर बड़ा दबाव है कि वो क्या कर रहे हैं। सो आई डोंट नो। सच्ची बात यह है कि पीटीआई में तो पहले भी एक तंजीम नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गई है। सो इसी वजह से तो वो कोई चैलेंज नहीं दे पा रहे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और जो वकला का यही देखिए, पीटीआई के पास बहुत बड़ा क्राउड है, उनके पास बहुत बड़ा कारकुन है, लोग उनके साथ हैं, लोग तो इमरान खान के साथ हैं। लेकिन चैलेंज देने के लिए आपको तंजीम चाहिए। अब हुकूमत के इन इकदामात से अगर वो मौलाना फजलुर रहमान को रौंद के, वकीलों को रौंद के ये अमेंडमेंट कराते हैं तो फिर पीटीआई का ये मसला हल हो जाएगा। फिर तंजीम उनको इधर से मिल जाएगी, तंजीम इनकी हो जाएगी, लोग इनके हो जाएंगे, लीडरशिप भी मिल जाएगी एक हद तक। अच्छा, एक बात जो भी देखने में आई कि एसटीओ से पहले, जैसे कि आपने फरमाया कि पीटीआई ने कहा जी हम एहतजाज करेंगे,
अच्छा ठीक है, हुकूमत ने कहते हैं ना कि एक जेस्चर, एक अलामती जेस्चर भी नहीं दिया कि भाई वो इमरान खान की जो है उनकी पसंद के डॉक्टर से जो है मुलाकात करवा देते, तो किसी लचक का मुजाहरा नहीं किया। तो जो हुकूमत के अंदर एक वो आया, एक मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस आया है, तो ये इसकी क्या आप सोर्स देख रहे हैं कि जी एक SCO का इतना बड़ा मामला हो रहा था और एक तरफ एक बड़ी तंजीम कह रही है कि एहतजाज करेंगे और आपने उनको 1 इंच नहीं दी, फेस सेविंग तक नहीं दिया, और इन्होंने खुद जो है इन्होंने कहते हैं ना कि कहा कि रोल बैक किया कि एहतजाज नहीं कर रहे। जी नहीं, वो तो देखिए ना, उसका ही तो बड़ा नुकसान हुआ है। ये दूसरी तीसरी दफा हुआ है, पहली दफा तो नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा वो शुरू हुआ था इस्लामाबाद में जलसे के मसले पे, वहां से वापस हुआ और उधर से फिर ये सारी चीजें जो हैं वो हुई हैं। तो अब तो PTI को अभी तक तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन्होंने आखिर करना क्या है। फिर देखिए, जो इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तो खैर मौजूद है और वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन PTI के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि वो अपनी रेलिवेंस किधर बनाए, क्योंकि जाहिर है देखे ना, वो मिलिट्री तंजीम तो है नहीं कि जिन्होंने को बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाना है। तो सस्टेन तरीके से वो मुजाहरे भी नहीं कर पा रहे, तहरीक भी नहीं चला पा रहे, ये भी उनका एक कमजोरी है। अच्छा ये बताइए, अब ये दोबारा लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट में, अब आप क्या समझते हैं कि PTI के पास क्या रास्ते हैं, ऑप्शंस क्या हैं, गिवन जो उसकी कमजोरियां हैं, क़यादत में मासूमियत है, तंजीम नहीं है जैसा कि आपने फरमाया, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास, स्ट्रेंथ क्या है जिस पर वो खेल सकते हैं काउंटर करने के लिए? आप होते तो क्या मशवरा देते? नहीं, अमेंडमेंट्स देखिए जी, मेरे तो मशवरे इतने जो पुराने से दे रहा था। 9 फरवरी को तहरीक नहीं चलाई गई, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से ये अलायंस जो है जो नहीं हो सका, ये जाहिर है बड़ा लीगल था। अब तो आपने देखें, फिलहाल तो जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। अब हमने फिलहाल PTI को नहीं देखना कि उनकी क्या हिकमत अमली है, अभी तो हमने देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान की क्या हिकमत अमली है। और उससे मौलाना लगता है आपको कायम रहेंगे, मौलाना जिस तरह से जो अपने पैंतरे दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग बात अच्छी कर रहे हैं, तकारीर में अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सियासत के आशना है उनको जरा सा फिक्र भी है कि मौलाना कब डोल जाए। नहीं देखे ना, मौलाना को NGO तो नहीं चलाते, जाहिर है वो पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने अपना फायदा देखना है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मौलाना को जो पॉलिटिकल फायदा है वो उनको हुकूमत में जाने से बहुत बड़ा है। आपने बैलेंस करना है ना, कहाँ बैलेंस होता है। सो अगर मैं मौलाना की जगह होऊंगा या कोई भी बंदा जो उन्हें मशवरा दे रहा होगा, इस वक्त देखें 90 सीटों के साथ पीपल्स PTI जो है उसकी कोई सियासी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, और वो डिपेंडेंट है मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, जिनकी 8 सीटें हैं। तो आप देखें, इतनी बड़ी रेलिवेंस छोड़ के तो वो क्या हुकूमत में क्या कर लेंगे, गवर्नरी ले लेंगे या एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ले लेंगे, और ये तो चीज PTI को दे देनी चाहिए थी उन्हें KP में। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में मौलाना जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को कुर्बान नहीं करेंगे और वो खड़े होंगे। बिल्कुल, आप बहुत अहम बात की। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, जैसे आपने इशारा भी किया कि PTI के जो कारकुन हैं और समाजी मीडिया पे उसका आपको झलक नज़र आती है कि वो अपनी मौजूदा क़यादत पे बहुत ज़्यादा खुल के तनकीद कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि पार्टी खलफिशार का शिकार हो गई है, उसके पास मतलब है कोई रीडर नहीं रहा, रीडरलेस शिप है वो। तो ये इस चीज़ को कहाँ ले जाएगी पार्टी को इन हालात में कि इमरान खान जेल में है और उनके ऊपर सख्तियाँ, जैसा कि कहा जा रहा है, उनके जुमैमा साहिबा का कोट आया, वो आया, ट्वीट आया कि जी सख्तियाँ बढ़ रही हैं, कहाँ क्या एंड गेम क्या देख रहे हैं आप इनका? ये ना, एंड गेम तो जो है वो ये है कि हुकूमत की अपनी गलतियां तो नहीं रुकनी ना, लिहाजा इमरान खान की पॉपुलैरिटी में तो नीचे नहीं आना है इमरान खान ने। अब इसकी वजह से ये है कि कोई इफेक्टिव चैलेंज नहीं दे पाती PTI जब उनके पास लीडरशिप नहीं हो। अब ये जो मौजूदा लीडरशिप है, मतलब बहुत मेरा एहतराम है, गौहर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, सलमान राजा वकील हैं सारे, क्योंकि तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, लेकिन देखिए ना, इनका पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो किसी को जानते भी नहीं होंगे कि PTI के लोग कौन हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में MN, आप वर्कर्स को तो छोड़ ही दें, ये तो MNA MPs को भी नहीं जानते कि कौन इम्पोर्टेंट है, किसका क्या रोल है, कौन क्या काम कर सकता है, क्या कैसे जा सकता है। सो ये आई डोंट नो, इमरान खान ने फैसला तो किया है इनको बनाने का, लेकिन इमरान खान ने इनको बनाने के फैसले में उनकी क्या कंसिडरेशंस थी या क्यों उन्होंने इनको बनाया। तो ये ना, बसत कैसर साहब हैं, डॉक्टर आरफ अलवी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, आतिफ खान हैं,
अपना बाकी लोग हैं, मियां असलम इकबाल, और इवन जो लोग जेल में हैं, हम शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं, ये लोग हैं जिनको जब तक पॉलिटिकल हिकमत अमली बनाते वक्त इन लोगों की राय आप नहीं लेते, इनको शामिल नहीं करते, आप कैसे बड़ी कोई हिकमत अमली बना सकते हैं? अच्छा तो मेरा अभी जी जी मेरे आखिरी सवाल, क्योंकि सेगमेंट का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, मैंने वो पहले भी किया कि आप अगर होते तो क्या मशवरा देते कि क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए इन हालात में कि जबकि लग रहा है कि हुकूमत जो है बुलडोज कर रही है चीज़ों को, और यहाँ पर आपको अपने रैंक एंड फाइल की जो है कमज़ोरी का पता है। जी नहीं, आमिर साहब देखें, मैं तो बड़े ही फर्म हूँ इस बात के ऊपर कि जब तक इत्तेहाद नहीं होता JUI के साथ, जमात इस्लामी के साथ, GDA के साथ, PTI का यहाँ से आगे एक जाना जो है वो बड़ा एक मुश्किल सफर है। आप इनसे अलायंस करके ही आगे जा सकते हैं। उस अलायंस के अंदर जाने के लिए जो भी हमें करना है वो करना चाहिए, और उसके बाद अपनी जो पार्लिमानी पार्टीज हैं उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको अपने साथ हिकमत अमली में शामिल करें। और ये कहना कि जी वो नहीं आएगा तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, आपको मैं टिकट नहीं लेने दूंगा, इस तरह की गुफ्तगू तो ना करें ना। जो लोग यहाँ पे हैं वो इतना सफर कर रहे हैं, और जो लोग आपके साथ हैं इस वक्त इन मुश्किल हालात में आपके साथ दे रहे हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र करें। कितने लोग हैं जो शुक्र कर रहे हैं बजाय इसके कि आप उनको धमकियां देते फिरें। फौज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, चौधरी साहब का बड़ा ही कीमती मशवरा है कि अगर PTI को अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है तो सोलो फ्लाइट की जगह उनको एक ब्रॉडर जो है ओपोजिशन अलायंस की तरफ जाना होगा। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर बात करेंगे जो आज कंक्लूड हो गया। हमारे साथ मारूफ तजियाकार जो है हुमा बकाई साहिबा मौजूद होंगी, हमारे साथ रहिएगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज खत्म हुआ। पाकिस्तान के लिए इजलास कितना अहम था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 8 ममालिक के सरबराहान ने जो उसमें शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने इफ्तिताही खिताब में आलमी मालियाती ढांचे और तजारती निज़ाम की इस्लाह पर जोर दिया। उनकी गुफ्तगू में जोर SCO ममालिक के दरमियान राब्तों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर रहा। उन्होंने मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत का जिक्र भी किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद को आए ताकि इसकी सरजमीन जो है वो पड़ोसियों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। इख्तितामी सेशन में शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन पर इसराइली जहाज़ उठाया और आलमी बरादरी पर इस बर्बरियत को रोकने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि जी मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है वो ज़रूरी है। मुश्तरका इलामिये में SCO ममालिक ने एक दुनिया एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल के इस्तिआरे को इस्तेमाल करते हुए गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम ने एक तरफा तौर पर जो तजारती पाबंदियाँ जो लगाई जाती हैं उसकी मुखालफत की और उन्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के ख़िलाफ़ कहा। तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनके दरमियान सियासत, सिक्योरिटी, तजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जिसने UN जनरल असम्बली की जो कहते हैं ना अमन, हम आहंगी और तरक्की से मुताल्लिक़ करारदाद है उसकी हिमायत की। इलामिये के अहम तरीन नुकात में पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के जो बेल्ट एंड रोड मनसूबा है उसकी हिमायत की। SCO इजलास और इसके असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर मारूफ तजियाकार हुमा बकाई साहिबा। हुमा बकाई साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि SCO का इजलास ख़त्म हुआ, दुनिया में दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। एक फ़लस्तीन का हम देख रहे हैं कि जो मतलब मशरक़ वस्ता सुलग रहा है इस वक्त, फिर यूक्रेन रशिया का, उसके हवाले से कोई आपको चीज़ नज़र आई इसके इलामिये में? मेरे ख्याल है जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें ये कहा गया है कि इसको अनकंडीशनल ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आप इंटरेस्टिंगली सिर्फ मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र था और यूक्रेन रशिया वॉर का कोई जिक्र नहीं था। ये बिल्कुल इस तरह है कि जब वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस का नैरेटिव होता है तो उसमें यूक्रेन रशिया की बात होती है और मिडल ईस्ट की बात नहीं होती। तो इसी तरह जब ग्लोबल साउथ से कम्युनिके आया और शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट पे तो 2 लाइनर दिया, लेकिन यूक्रेन वॉर का कोई जिक्र नहीं था, है ना। अच्छा, इसका क्या ये कि जो आपने ग्लोबल साउथ की बात की है, बहुत सारे लोग इसको पिट करते हैं कि जी जैसे कि नेटो का अलायंस है, ज़ाहिर है कि कोई फौजी अलायंस नहीं और अभी तो नेटो के मुकाबले में घुटनियों चल रहा है। क्या मुआवजा इसका सही बनता भी है कि पाकिस्तानी बहुत सारे तजियाकार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पर जोर सर्व करते हैं कि जी कोई बहुत बड़ी SCO जो है उसके मद्दे मुकाबिल आ रहा है, हालांकि गालिबन ये इसका मकसद भी नहीं है। जी
नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। जो इसका ओरिजिनल ब्लू पेपर है वो तो है गुड नेबरली रिलेशंस, और जो स्टेटेड पिलर्स हैं वो जाहिर है टेररिज्म, कनेक्टिविटी, ट्रेड और क्लाइमेट है, ये स्टेटेड प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन बहुत लोगों का ख्याल, जो इसको एक नया नाम इस वक्त मिल रहा है द नाटो ऑफ द ईस्ट, वो इसलिए है कि अगर आप इसकी मेंबरशिप देखें तो एक तो जाहिर है लेड बाय चाइना, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त सब हर चीज के बैकड्रॉप में आपको नजर आता है। दूसरा, जो कंट्री सैंक्शनड है, देव कम टुगेदर, ईरान, बेलारूस, रशिया, ये जितनी भी कंट्रीज अमेरिका से सैंक्शन्स हैं वो साथ आकर जुड़ गई हैं। और फिर ये सब कंट्रीज जो हैं इनका अब अफगानिस्तान के साथ एक नया ताल्लुक बन, ईरान का आप देख लीजिए ट्रेड वॉल्यूम्स ऊपर चले गए हैं, रशिया ने उनका टेररिस्ट स्टेटस खत्म कर दिया, चाइना ने उनको डी फैक्टो रिकग्निशन दे दी, और पाकिस्तान ने भी आज इस बात का जिक्र किया कि जो अफगानिस्तान की ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, वो सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और खित्ते में कनेक्टिव। जी मैं बस एक जुमला कहूंगी, जो आपने कहा कि क्यों हम इसको नाटो ऑफ द ईस्ट कह रहे हैं। हर लम्हे ये खौफ है कि ईरान के साथ क्या हो सकता है। आपको पता है कि जो ईरान से रिप्रेजेंटेशन थी, वो जब ज्यादा लेबनान में हालात खराब हुए तो उन्होंने समिट नहीं अटेंड किया, वो वापस चले गए। तो अगर सफबंदियां होती हैं दुनिया में तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का किरदार यकीनी तौर पर सामने आएगा, बिलखुसूस इसलिए कि रशिया और ईरान का एक जबरदस्त नेक्सस है। ईरान ने रशिया को मिसाइल सप्लाई किए हैं यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए, और ईरान अगर अब खुली जंग में जाता है इजराइल के साथ तो मुझे लगता है कि रशिया से सपोर्ट आएगी, और रशिया के पास अब इसकी चेयरपर्सनशिप भी चली गई है। अच्छा, लेकिन एक इसमें उमा मैं खता कलामी कह रहा हूँ कि ये जो इत्तेहाद है ये मोनोलिथ नहीं है नेटो की तरह, बरक्स नेटो के बरक्स, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल कंट्रडिक्शंस हैं। भारत जो है वो दो कश्तियों का सवार है, वो क्वाड का भी मेंबर है, वो जनाब अमेरिका से भी उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक उनका रिलेशनशिप बना हुआ है। उसी तरह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान मगरिब से भी अच्छे ताल्लुकात का कहाँ है, हमारी पॉलिसी स्टेटेड है, और ज़ाहिर है कि हम किसी एक कैंप की पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे। तो ये, और फिर चाइना भी जो है वो रिस्ट्रेन, कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन की बात करता है। तो ये बात करना है कि जी अगर ये खुल्लम खुल्ला फर्ज करें सफाराई होती है, उसमें एससीओ का कोई किरदार होगा, तो मेरे ख्याल में बहुत कबल वक्त नहीं है कहना ये। देखिए, अगर हम किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ खुदा ना करें और ये कॉन्फ्लिक्ट सी लेन्स पे अनफोल्ड होता है, तो चाइना का डायरेक्ट इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है, चाहे वो केबल्स हों जो सी के नीचे हैं, चाहे वो सी लेन्स हों जहां से एनर्जी मूवमेंट्स होती हैं। तो चाइना बाय डिफॉल्ट इस जंग में घसीटा जाएगा अगर खुदा ना करे इस तौर की एस्केलेशन होती है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मिडल ईस्टर्न एस्केलेशन की वजह से आज ईरान जंग का डायरेक्ट हिस्सा है। ईरान ने तो पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया था कि जंग उसकी दहलीज से दूर रहे। हमास, हिजबुल्ला, हूटी, इन सबको खड़ा इसलिए किया था, उनका पूरा जो कॉन्स्ट्रक्ट था कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का वो ये था कि जंग ईरान से दूर रहे। अच्छा, इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊं, एक और सवाल फिर हम यकीनन वो पाकिस्तान और भारत भी डिस्कस करेंगे। अमेरिका किस नज़र से, या मगरबी जो कैंप है वो किस नज़र से एससीओ को देख रहा है? जो हमारे यहाँ मतलब है बाज़ लोग जो जिस तरह से देखते हैं कि जी एंटी वेस्ट है ये, क्या वहाँ भी यही तासुर है? उनके लिए किसी उसकी बात है, कंसर्न की बात होनी चाहिए है? 200% है जी। आपसे जैसे मैंने अभी गुजारिश की, बेलारूस को उन्होंने सैंक्शन किया क्योंकि बेलारूस ने साथ दिया रशिया का यूक्रेन पे हमला करने के लिए। ईरान से आपको ताल्लुकात वाज़े तौर पे पता है, रशिया के साथ जो सूरत हाल है वो भी आपको पता है, और चाइना बेशक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है, लेकिन अमेरिका इस वक्त चाइना को अपना मद्दे मुकाबिल समझता है, बल्कि अब उससे कहने लगा है कि हमारी यूनिपोलैरिटी को और लिबरल ऑर्डर को सबसे बड़ा थ्रेट ही चाइना से है। तो वेस्ट में तो इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। और आपने कहा कि कुछ स्टेट्स जो हैं उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, तो जो ज्वाइंट आया है उसमें आपको वाज़े तौर पे नजर आता है किस एक स्टेट का नाम नहीं था, सिर्फ इंडिया का नाम नहीं था।
ज्वाइंट कम्युनिके में। और सिर्फ मैं खता कलामी करूं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन जब दोबारा हम हाजिर करेंगे कुछ पाक भारत ताल्लुकात पे भी, हमारे साथ रहिएगा। तो प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमारी बात कुछ एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुई। अब जरा हम फोकस करेंगे पाक भारत ताल्लुकात। ज़ाहिर है कि बड़ा इंतज़ार था कि भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं वो क्या पैगाम लेकर आएंगे, क्या उन्होंने तकरीर की। हमारे साथ हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये जो आज तकरीर की जयशंकर साहब ने, उसमें उन्होंने कहा जी मतलब है 3 चीज़ों को उन्होंने तस्करा किया, टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म, और कहा कि जी इन जलहदगी पसंदी जब तक इन चीज़ों के ऊपर एक मजबूत जो है पोजीशन नहीं ली जाएगी तो बात नहीं बनेगी। किस तरह से देखती हैं आप, क्या पैगाम था उनका इस अपने खिताब में? जी, पैगाम में तो कोई तब्दीली नहीं थी, और मैं ज़बान संभल के गुफ्तगू की उन्होंने। जी हाँ, माजरत के साथ एक गुजारिश करूंगी कि अब जब इंडिया टेररिज्म की बात करता है ना, तो ये बिल्कुल एक टूटा रिकॉर्ड लगता है, क्योंकि इसके पैरेलल जो स्टोरी चल रही है और जो सूरत हाल हुई है कनाडा में, तमाम सफारतकारों को एक वक्त में पर्सन नॉन ग्रेटा कहा जाए और जमीन छोड़ने के लिए कहा जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में, जो इस वक्त कनाडा और इंडिया के बीच में हुआ है। और मैं आपसे एक और गुजारिश भी करूं, हमारा मीडिया बहुत माजरत के साथ आपसे, मीडिया बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। जब जयशंकर साहब की तशरीफ लाने की बात हुई तो ही उन्हें लगा कि कोई ब्रेक थ्रू हो गया, कोई ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। फिर जो ये आज सो कॉल्ड मुलाकात इंडिया के कहने पर जब उनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया गया और कुछ मेरा ख्याल है मुस्कुराहटों का एक्सचेंज हुआ, कहा जा रहा है बातचीत दी। मैं अभी आपके शो से पहले एक इंडियन शो में थी, वहां पे जो एंकर था उसने इंट्रोडक्शन इस तरह की कि जी जयशंकर साहब का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया, उन्होंने मुश्किल मुसाफा किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 20 सेकंड का इंटरेक्शन हुआ, और उन्होंने कन्वीनियंटली ये बात नहीं बताई कि उस 20 सेकंड के इंटरेक्शन की भी गुजारिश इंडिया की तरफ से आई थी। तो मैं देखिए ये इस तरह से हाइपर हो जाना जी कि कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, कोई बात ये, अगर आप आज न्यूज देख रही होती और हम मुझ जैसे खाकसार का प्रोग्राम देखती तो हम तो शुरू से ही बात कह रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और जबकि उन्होंने खुद शायद एक वेवलेंथ पर हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ, मैं आपसे जहां से भी बात हो रही थी ना, हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, इट टेक्स 2 to tango। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, बिलखुसूस इस रिजीम की तरफ से, जो हमें इस की तरफ सोचने की भी इजाजत दे। जयशंकर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने, जो इंडिया की तरफ से बात आई थी ना, अनइंटरप्टेबल डायलॉग, इन्होंने कहा आज से अनइंटरप्टेबल डायलॉग शेल्फ हो गया। सबसे ज्यादा टॉक्सिक एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स जयशंकर साहब ने दिए। गोवा में जो उनका रवैया था बिलावल भुट्टो साहब के साथ, वो मेरे और आपके सामने, और आज भी उनका मीडिया ऐसा कह रहा है भाई तुम एससीओ का समिट अटेंड करने आए थे जैसे दूसरे डेलीगेट्स आए थे, तुम भी आए थे, हम पे तो कोई एहसान नहीं किया था। वो बिल्कुल इस तरह पेंट कर रहे हैं। आप जाइए इंडियन मीडिया देखिए, जैसे पाकिस्तान बिच गया और जयशंकर साहब ने हम पे कोई एहसान किया कि वो तशरीफ लाए। अरे तासुर क्या इस वजह से नहीं किया क्योंकि डाइंग मोमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम है कि नवाज शरीफ साहब मिले एक भारतीय सहाफ़ी से और उन्होंने जिस तरह से मोदी से मुलाकात का कहते हैं ख्वाहिश का इजहार किया, और वो भूल गए कि जी पाकिस्तान की पोजीशन है कि हमने डाउनग्रेड किया ना डिप्लोमेटिक टाइज को आफ्टर अगस्त 5, 2019। ये पाकिस्तान के इनिशिएटिव था, हमने तिजारत रोकी। तो उन्होंने जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई कायद हुक्मरान पार्टी के, उन्होंने जो मैसेजिंग की उन्होंने ओवर शेडो कर दिया उस चीज़ को, एससीओ के इजलास की बहुत सारी चीज़ों को। आप नहीं समझती कि वो वहाँ से एक गलत पैगाम गया, जो बरका दत्त से मीटिंग थी और जो उन्होंने वहां पे बयानिया किया, भूल गए कि उन्होंने ना कश्मीर की बात की ना किसी और चीज की बात की। जी एससीओ के बायलैटरल इश्यूज नहीं आ सकते, दुरुस्त, लेकिन एससीओ में ये और बायलैटरल इश्यूज को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन दफन हो चुकी है, सार्क का किसी को नाम भी नहीं याद है, लेकिन उसमें वाज़े तौर पे आया है कि आप एक तरफा रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड पर नहीं लगा सकते, लेकिन जो ट्रेड तक पहुंचने के लिए रिक्विजिट्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस वक्त है नहीं। और जो ट्रेड हो रहा है उसमें हमारा 41% जो है डेफिसिट बढ़ा है, उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। आपने नवाज शरीफ साहब की बात की,
नवाज शरीफ साहब का नर्म गोशा है इंडिया के लिए, और वो बिजनेसमैन हैं, उनकी एक कॉर्पोरेट थिंकिंग है, लेकिन सोच अच्छी है, लेकिन जमीन पर ऐसे कोई अवामिल नहीं है कि ये सोच आगे बढ़ सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जमीन पे ऐसे अवामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहब, आपने कीमती वक्त दिया। यकीनन वो जो कहते हैं कि हमारे बाद सियासतदान जिस तरह की बेसब्रा करते हैं, उसकी कोई ग्राउंड पे ज़मीनी कोई उसकी हकीकत नहीं है। और पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली हुई है कि जनाब जब तक आप अगस्त 5, 2019 के कश्मीर में लिए गए इक़दाम को रोल बैक नहीं करते, आपसे मामूल के ताल्लुकात नहीं हो सकते भारत के साथ। यही पाकिस्तान की पोजीशन है जिस पर कंसेंसस है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।